नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम सीबीएसई क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 1 द कोल्ड वॉर एरा का आखिरी पार्ट रिव्यू करेंगे। ये 5th पार्ट है। ऑलरेडी 4 वीडियो मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का रिव्यू कर रिलीज़ कर चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसको ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उस डाउट को पूछ सकते हैं। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड द कोल्ड वॉर एरा। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नॉन अलाइन मूवमेंट था उसके 5 फाउंडर मेंबर में से एक फाउंडर मेंबर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मतलब कि इंडिया भी था। सॉरी, एज अ लीडर ऑफ नैम, इंडियाज रिस्पॉन्स टू द ऑनगोइंग कोल्ड वॉर वॉज टू फोल्ड। देखिए, हिंदुस्तान कहीं ना कहीं नैम का एक लीडर था, ठीक है। तो इंडिया का इस कोल्ड वॉर में दो तरह का स्टांस था, दो फोल्ड था इंडिया का। एट वन लेवल इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम द टू अलायंस। पहला कि हिंदुस्तान इन दोनों अलायंस से दूरी बनाकर रखना चाहता था, ना सोवियत यूनियन के साथ जाना चाहता था, ना ही अमेरिका के साथ जाना चाहता था। सेकेंड, इट रेज्ड इट वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस अलायंस। और दूसरा स्टांस इंडिया का ये था कि इंडिया ने आवाज़ उठाई उन मुल्कों के लिए जो मुल्क अभी अभी आज़ाद हुए थे, डीकोलोनाइज्ड हुए थे और अमेरिका और सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, जो मुल्क अभी अभी आज़ाद हुए थे उनके पास किसी भी तरह का तजुर्बा नहीं था देश को चलाने का, ना पैसा था, ना मिलिट्री थी। सोवियत यूनियन और अमेरिका ने कहा कि हम आपको मिलिट्री देंगे, हम आपको पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, आप बस इस अलायंस का हिस्सा बन जाइए। और इंडिया इस चीज़ को नहीं चाहता था, क्योंकि इंडिया एक चीज़ जानता था कि अगर जितने भी डीकोलोनाइज कंट्री हैं 1945-46 के आसपास की, देन देयर आफ्टर 1950s के एबव की, अगर वो सब किसी पर्टिकुलर अलायंस का हिस्सा बन जाएंगी, इधर इट बी सोवियत यूनियन और यूएसए, तो पूरा का पूरा वर्ल्ड बाइपोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंडिया की पॉलिसी ना ही नेगेटिव थी और ना ही पैसिव थी। एज नेहरू रिमाइंडेड द वर्ल्ड, नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे। फ्लीइंग का मतलब होता है भाग जाना। तो नेहरू जी ने पूरे वर्ल्ड को ये एहसास कराया, ये याद दिलाया कि नॉन अलाइन का मतलब ये नहीं होता है कि आप भाग जाओ इंटरनेशनल अफेयर्स से। भागना नॉन अलाइन का मतलब नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंडिया वॉज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवेनिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफन कोल्ड वॉर राइवलरीज। इसके बदले में हिंदुस्तान हर तरह के इंटरनेशनल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना चाहता था, ताकि इस सॉफ्ट वॉर, मतलब इस कोल्ड वॉर को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाया जा सके। इंडिया एज अ मीडिएटर का काम करना चाहता था और इंडिया ने कई बार एज अ मीडिएटर का काम किया भी था। India tried to reduce the differences between the alliance and thereby prevent differences from escalating into a full scale war. India हमेशा कोशिश करता था कि इन दोनों अलायंस के बीच में रिश्ते थोड़े बेहतर हों और कभी भी इन दोनों अलायंस के बीच में फुल एक्सकेलेटिंग वॉर ना हो। Indian diplomats and leaders were often used to communicate and mediate between Cold War rivals, such as in the Korean War इन द अर्ली 50। इंडिया के जितने भी डिप्लोमैट थे, इंडिया के जितने भी उस वक्त के आला दर्जे के लीडर्स थे, उन्होंने हमेशा कोशिश की कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में मीडिएट करवाया जा सके। जैसे कि 1950 के दौर में जब कोरिया वॉर हुआ था, उसको इंडिया ने मीडिएशन करवाया था बिटवीन अमेरिका एंड साउथ कोरिया, सोवियत यूनियन। तो हमेशा इंडिया की यही कोशिश रहती थी कि भैया ना किसी अलायंस का हिस्सा बनो, मगर इंटरनेशनल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करो। क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप भाग गए, और भागना नॉन अलाइनमेंट का मतलब नहीं है। It is important to remember that India chose to involve other members of the non-aligned group in this mission। और इंडिया हमेशा ये कोशिश करता था कि जो मुल्क अमेरिका का हिस्सा नहीं है या जो मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा नहीं है, वो नॉन अलाइन का हिस्सा बने।
During the Cold War, India repeatedly tried to activate those regional and international organizations which were not a part of the alliance led by the US and the USSR. और कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने हमेशा कोशिश की कि वो रीजनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ना ही यूएस के अलायंस का हिस्सा है ना ही सोवियत यूनियन के अलायंस का हिस्सा है, वो नैम का हिस्सा बने. Nehru reposed great faith in a genuine commonwealth of free and cooperating nations that would play a positive role in softening if not ending the Cold War. नेहरू जी बिलीव करते थे कि a genuine commonwealth of free and cooperating nation, अगर ये पॉसिबल हो पाया तो भले ही कोल्ड वॉर एंड हो या ना हो, मगर कोल्ड वॉर को सॉफ्ट किया जा सकता है. नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट एज सजेस्ट अ नोबल इंटरनेशनल cause which had little to do with India's real interest. A non-aligned posture also served India's interest very directly in at least two ways. देखिए, हिंदुस्तान का भी कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट के साथ अपना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था. वो कैसे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. पहला, नॉन अलाइनमेंट अलाउ इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन एंड स्टांसेस दैट सर्व इट इंटरेस्ट रेदर देन द इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर्स एंड देयर एलाइज. इंडिया ने जब नैम बनाया तो कहीं ना कहीं इंडिया को एक इंटरनेशनल फोरम मिला. बट ऑब्वियस है, अगर इंडिया अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एज ए मीडिएटर के तौर पे काम करेगा तो कहीं ना कहीं इंडिया को इंटरनेशनल डिसीजंस में इन्वॉल्व किया जाएगा. इंडिया का अपना खुद का इंटरनेशनल स्टांस होगा. तो ये इंडिया का एक रियल इंटरेस्ट था नैम को बनाने के पीछे का. ये सवाल पूछा जा सकता है कि इंडिया का नैम को बनाने के पीछे का अपना रियल इंटरेस्ट क्या था. तो पहला इंटरेस्ट ये था इंडिया का. दूसरा, इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अनदर. If India felt ignored or unduly pressurized by one superpower, it could tilt toward the other. और इंडिया के अंदर, इंडिया अक्सर कह सकते हैं कि उसके अंदर, इंडिया के अंदर क्षमता थी कि एक सुपर पावर को दूसरे सुपर पावर के अगेंस्ट बैलेंस किया जा सकता था. अगर इंडिया को कभी भी ऐसा लगता कि कोई एक पर्टिकुलर सुपर पावर, मतलब अमेरिका या सोवियत यूनियन में से कोई भी इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रखा गया, तो वो दूसरे की तरफ चला जाएगा. Neither alliance system could take India for granted or bully it. ताकि कोई भी सुपर पावर इंडिया को एज अ ग्रांटेड के तौर पे ना ले और उसको बुली ना करे. तो ये इंडिया का दो रियल इंटरेस्ट था नैम के पीछे का. लेकिन एक बात याद रखिएगा, हिंदुस्तान को इस नैम की पॉलिसी के लिए सेवरल इंस्टांसेस पे क्रिटिसाइज भी किया गया. वो क्या था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला, इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट का प्रिंसिपल था वो अनप्रिंसिपल्ड था. इन द नेम ऑफ परसुइंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया, इट वॉज सेड, ऑफन रिफ्यूज टू टेक अ फर्म स्टैंड ऑन क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज. कि कई बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान ने अपने देश के इंटरेस्ट को आगे रखते हुए कई बार इंटरनेशनल मुद्दों पर डिसीजन नहीं लिया. तो इसके लिए इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया गया कि फिर आपने नॉन अलाइनमेंट बनाया क्यों. और दूसरा, जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ जिसमें कि बांग्लादेश बनकर क्रिएट हुआ, इंडिया ने 1971 में सोवियत यूनियन के साथ 20 साल की जब फ्रेंडशिप ट्रीटी पर साइन किया, तब लोगों ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया कि आप तो नैम के फाउंडर हैं, तो आपने कैसे एक सुपर पावर, एक पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ अलायंस था उनके साथ आपने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की. लेकिन देखिए, इंडिया की उस वक्त मजबूरी थी क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका. तो इंडिया ने जैसा कि कहा था कि अगर कोई भी एक सुपर पावर इंडिया को बुली करने की कोशिश करेगा या टेक इट फॉर ग्रांटेड लेगा तो इंडिया दूसरे सुपर पावर के टूवर्ड टिल्ट हो जाएगी. अब इंडिया ने यही किया. जैसे कि 1971 के वॉर में अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, उसी वक्त इंडिया ने यूएसएसआर के साथ, सोवियत यूनियन के साथ 20 साल का फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लिया. तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये कोल्ड वॉर एरा था. द कोल्ड वॉर एरा. कि कोल्ड वॉर एरा क्या था, 1945 से लेकर 1991 तक चला. इसका मतलब क्या था, क्या इंपॉर्टेंट था, क्या नहीं, ऑलरेडी हम लोग 5 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. मैं सिर्फ आपको एक बात और बताना चाहता हूं, और वो ये है आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से किसी एक ट्रीटीज़
के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें एनपीटी। पहले हम बात करते हैं लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। बैंड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर। देखिए ये जो ट्रीटी है इसको अमेरिका ने और सोवियत यूनियन ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को साइन किया और 10 अक्टूबर 1963 को ये ट्रीटी आपका फोर्स में आई। और इस ट्रीटी में था क्या कि न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट ना एटमॉस्फेयर में करेंगे, ना आउटर स्पेस में करेंगे और ना ही पानी के अंदर करेंगे। तो ये था लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि फिर से बता देता हूं 5 अगस्त 1963 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में साइन हुआ। कहां पर? मॉस्को में। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी एनपीटी। एनपीटी साइन हुआ दोस्तों, देखिए पहली चीज तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब एनपीटी साइन हुआ उस वक्त तक उन 5 मुल्कों के पास न्यूक्लियर थे जिन 5 मुल्क ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीता था। अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस। ठीक है, तो इन लोगों ने एनपीटी का कॉन्सेप्ट लेकर क्यों आए मैं आपको बता देना चाहता हूं। allows only the nuclear weapon states to have a nuclear weapon and stop other from acquiring them। मतलब कि एनपीटी लाने के पीछे इन 5 मुल्कों का, जो कि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर भी रह चुके थे उस वक्त और अभी भी हैं, जिनके पास वीटो पावर है, ये चाहते थे कि अभी तक जितने लोगों ने न्यूक्लियर बना लिया है अब बस उन्हीं के पास न्यूक्लियर हो, बाकी और कोई भी मुल्क न्यूक्लियर वेपन ना बना सके, न्यूक्लियर हासिल ना कर सके। फॉर द पर्पस ऑफ एनपीटी, a nuclear weapon state is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or the other nuclear explosive device prior to 1 January 1967। तो according to NPT, न्यूक्लियर स्टेट वही मुल्क होगा जो 1 जनवरी 1967 1 जनवरी 1967 के पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है या न्यूक्लियर वेपन बना चुका है, वो अकॉर्डिंग टू एनपीटी न्यूक्लियर स्टेट कहलाएगा। 1 जनवरी 1967 के बाद किसी मुल्क को अलाउ नहीं होगा कि वो किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन होल्ड करे या किसी भी तरह का न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट करे। तो उस वक्त तक जैसा कि मैंने बताया कि 5 मुल्क ऐसे थे जिनके पास न्यूक्लियर था। ठीक है, इन 5 मुल्कों ने वॉशिंगटन में, लंदन में और मॉस्को में 1 जुलाई 1968 1 जुलाई 1968 को एनपीटी पर साइन किया और 5 मार्च 1970 को ये फोर्स में आया और 1995 तक इसे एक्सटेंडेड कर दिया गया इनडेफिनेटली। देखिए अक्सर एक सवाल आता है कि इंडिया ने एनपीटी पर सिग्नेचर क्यों नहीं किया है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जैसा कि एनपीटी में कहा गया था कि 1 जुलाई 1967 के पहले तक जितने मुल्कों ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है या जिन मुल्कों ने न्यूक्लियर डिवाइस का टेस्ट कर लिया है बस वही न्यूक्लियर स्टेट कहलाएंगे। उसके बाद किसी भी मुल्क को न्यूक्लियर वेपन बनाने की इजाज़त नहीं होगी। अब देखिए इन 5 मुल्कों में अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस में एक मुल्क ऐसा था जो कि इंडिया का पड़ोसी था और जिसके साथ इंडिया युद्ध लड़ चुका था 1962 में और हमारी हार हुई थी। पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि वो कोई युद्ध नहीं था, वो चाइना की एक तरह की चाल थी और हमारे देश की डिप्लोमेटिक वीकनेस थी, वरना हमारे देश की आर्मी नहीं हार सकती। हिंदुस्तान की आर्मी को हराना इम्पॉसिबल है। पहली बार मैं ये वर्ड बोल रहा हूं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफीट द इंडियन आर्मी। वो तो डिप्लोमेटिक नेता परेता ये लोग होते हैं, इसकी वजह से हमारी आर्मी कहीं ना कहीं बहुत ही हाथ बांध कर काम करती है, वरना अगर बाकी मुल्कों में जिस तरह आर्मी काम करती है उस तरह अगर हमारे देश की आर्मी काम करने लगे ना तो पूरा देश सुधर जाए। तो इंडिया ने इन 5 मुल्कों से एक ही सवाल पूछा कि चलिए हम एनपीटी पे साइन कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आप 5 मुल्क हमें ये बताइए कि आप कब तक अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करेंगे। क्योंकि इंडिया ने कहा कि एक आप में से ऐसा है ना जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ हमारा 1962 में वॉर हो चुका है और
1964 में चाइना ने न्यूक्लियर बना लिया था। तो इंडिया ने कहा कि आप हमें ये बता दीजिए कि आप पांचों मुल्क कब तक अपना न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय करेंगे, तो हम सिग्नेचर करने के लिए तैयार हैं। इन पांचों मुल्कों ने इंडिया को पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर ईयर बताने से मना कर दिया कि भैया इतने साल तक हम ये न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय कर देंगे। इंडिया ने कहा ठीक है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम एनपीटी पे साइन नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया ने कहा कि ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व में 4 या 5 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एनपीटी पे साइन नहीं किया है। इंडिया ने साइन नहीं किया तो पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया, क्योंकि अब्बू साइन नहीं करेंगे तो बेटा कहाँ से साइन करेगा, ठीक है। इजराइल, क्योंकि इजराइल पिक्चर में नहीं था, 1971 में इजराइल बना। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सूडान, ये 5 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सिग्नेचर नहीं किया है एनपीटी पे। इसके अलावा दोस्तों सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट आपके कह सकते हैं कि आर्म्स कंट्रोल ट्रीटिंग है, मगर इनका जो कह सकते हैं ना कि इम्पोर्टेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं है। आपको सिर्फ इनके जो फुल फॉर्म है उनको याद कर लीजिएगा। जैसे सॉल्ट 1 का है स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक 1, उसके बाद स्टार्ट 1 का है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 1। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग गौर कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया ये चैप्टर 1 समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए, और हाँ, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।